अच्छा, मतलब ट्रेन की जर्नी खत्म होने से पहले ही मेंटेनेंस का एक्टिविटी एक्चुअली शुरू हो चुका होता है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक ट्रेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। एक रनिंग का एग्जामिनेशन होता है, उसमें रनिंग मूवमेंट में ट्रेन को चेक करते हैं कि कोई अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा, और कोई सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ सेफ्टी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। याद है हमें कि जब LHB कोचेज़ आए थे तो लगता था कि इससे मॉडर्न कोई चीज़ हो नहीं सकती। वो फर्स्ट जो रैक मैन्युफैक्चर होकर आए थे वो मुंबई सेंट्रल डिपो को ही आए थे। मान लीजिए कोई ट्रेन लेट पहुंची, तो ऐसी परिस्थितियों को आप किस प्रकार से टैकल करते हैं? हमारे यहाँ 365 डेज 24/7 काम चलता है डिपो में, क्योंकि रेल सेवा देश की सेवा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका पश्चिम रेलवे के पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में। दोस्तों, जब हम रेल में यात्रा करते हैं तो हमारी मंशा होती है कि हम सही समय पर और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएं। लेकिन दोस्तों, ट्रेन और हमारी जो रेक है, जो हमारे ट्रेन के डब्बे होते हैं, वो एक मशीन है। कई प्रकार के कलपुर्जे होते हैं। हर पल, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट उन कलपुर्जों का उपयोग होता है, तो वो घिसते हैं, उनको मेंटेनेंस चाहिए होता है। भारतीय रेल में एक पूरा का पूरा काडर है जो ये इंश्योर करता है कि हमारी ट्रेन्स की मेंटेनेंस रेगुलर बेसिस पे हो, ताकि आप अपने गंतव्य तक सकुशल और सुरक्षित और समय पर पहुंच पाएं। जहां जब आपकी यात्रा खत्म होती है, तब हमारे इन कमिटेड डेडिकेटेड स्टाफ का कार्य शुरू होता है। किस प्रकार से होता है ये मेंटेनेंस, कैसे ये इंश्योर करते हैं, क्या क्या काम करते हैं, कैसे ये सब कार्य पूरा होता है और हमारे हर एक ट्रेन को तैयार किया जाता है अपनी अगली जर्नी के लिए। आइए जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। आज हमारे बीच कोच केयर सेंटर मुंबई सेंट्रल डिवीजन पश्चिम रेलवे के श्री रूपेश कुमार जैन जी हैं, जिनसे हम इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। रूपेश जी, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। धन्यवाद सर। रूपेश जी, सबसे पहला सवाल, कैसे आप रेलवे में आए और कितने सालों से आप ये इंश्योर कर रहे हैं कि हमारी ट्रेनें सही तरीके से मेंटेन हों और यात्री सेफली अपने गंतव्य तक पहुंच पाएँ? सर, मैं एक्चुअली 93 में रेलवे में अपॉइंट हुआ था RRB के थ्रू। उसके बाद मैं RRB मतलब कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, मुंबई से ही रिक्रूट हुआ था। उसके बाद मैं जो है पहले जूनियर इंजीनियर में रिक्रूट हुआ था, बाद में प्रमोशन होकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बना। 2001 से मैं अंडर गियर मेंटेनेंस में सीनियर सेक्शन इंजीनियर में काम कर रहा हूँ मुंबई सेंट्रल में, और तकरीबन 25 साल से ट्रेन का मेंटेनेंस देख रहा हूँ। तो इन 25 सालों से जो आप ट्रेन का मेंटेनेंस देख रहे हैं, उस पर तो हम चर्चा करेंगे, पर सबसे पहले रेलवे में आने के पहले किस प्रकार के आपने ट्रेनिंग ली थी और किस प्रकार की पढ़ाई हुई थी आपकी? सर, मैं एक्चुअली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है जबलपुर मध्य प्रदेश से। उसके बाद RRB के सिलेक्शन होने के बाद जो है रेलवे ने 1.5 साल का ट्रेनिंग दिया था। रेलवे के जो भी नौकरी शुरू करने के पहले 1.5 साल की पूरी ट्रेनिंग होती है। हाँ, रेगुलर जो नौकरी करना होती है, जो मेंटेनेंस का जॉब करना होता है, तो उसके ट्रेन के बारे में सब चीज़ें बताई जाती हैं। ट्रेन में क्या क्या पार्ट्स लगे होते हैं, उनको क्या एग्जामिनेशन करना होता है, क्या उनकी लिमिट्स रहती है, जिससे जो है जब हम मेंटेनेंस स्टार्ट करें तो उस समय हमको पूरा एक्सपीरियंस हो कि किस तरह से मेंटेनेंस करना है और कैसे ट्रेनों को मेंटेन करना है। तो इसलिए रेलवे हर एक जो भी नया रिक्रूटमेंट होता है तो उसको टेक्निकल का ट्रेनिंग दिया जाता है। टेक्निकल कंपोनेंट्स जो भी ट्रेन के का सारा ट्रेनिंग दिया जाता है। 1.5 साल करीब पहले ट्रेनिंग होता था, अभी 1 साल का ही ट्रेनिंग होता है, पहले 1.5 साल का। ट्रेन की मेंटेनेंस, हम बार बार मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, क्यों जरूरी है? सर, एक्चुअली ट्रेन जो है हमेशा रन करती है 130 kmph से। आजकल सारे ट्रेन, मोस्ट ऑफ द ट्रेन 130 kmph से रन कर रहे हैं। और रनिंग में जो भी मेटल और मतलब व्हील और रेल का जो कांटेक्ट होता है, बियर टियर होता है, बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे ब्रेक सिस्टम है और भी जैसे व्हील्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, सब में बियर टियर होता रहता है। और रनिंग करने के बाद क्या स्थिति है उसको जानने के लिए, सही कंडीशन में है कि नहीं, उसको देखने के लिए पुनः सर्विस में डालने से पहले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर एक ट्रेन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस किया जाता है। मुझे ये बता पाएँ कि जब ट्रेन मेंटेनेंस के लिए आती है तो किस किस प्रकार के चेक पॉइंट्स हैं जो आप ज़रूर इंश्योर करते हैं कि ये चीज़ देखे जाए? सर्वप्रथम सर, जब ट्रेन जैसे प्लेटफॉर्म पे आती है, पैसेंजर्स जब अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे स्टेबल हो जाती है, उससे पहले एक रनिंग का एग्जामिनेशन होता है, जिसमें हम लोग 5 से 10 kmph का जो स्पीड रहता है
उसमें रनिंग मूवमेंट में ट्रेन को चेक करते हैं कि कोई अनयूजुअल साउंड तो नहीं आ रहा, कोई आवाज़ तो नहीं आ रही है, कोई पार्ट टूटा हुआ तो नहीं, क्योंकि स्टेबल होने के बाद वो सब चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब वो प्लेटफॉर्म पे आ रही होती है, जब प्लेटफॉर्म पे आ रही होती है, उस टाइम पे सबसे पहला एग्जामिनेशन पॉइंट होता है। अच्छा, मतलब ट्रेन की जर्नी खत्म होने से पहले ही मेंटेनेंस का एक्टिविटी एक्चुअली शुरू हो चुका होता है। प्लेटफॉर्म पे जैसे ही गाड़ी एंटर होती है, उस टाइम से ही एग्जामिनेशन ट्रेन का स्टार्ट हो जाता है। सर्वप्रथम अनयूजुअल साउंड जो भी कोई आ रहा है उसको इंश्योर करते हैं, यदि कुछ ऐसा आ रहा है तो हम लोग उसको नोट करते हैं, चेक करते हैं। कभी कभी कोई जैसे व्हील में चक्के जो भी हैं उसमें से कभी आवाज़ आती है, ट्रेन स्टेबल हो जाती है तो समझ में नहीं आता, फिर वो स्टेबल मतलब खड़ी हो जाती है जब, तो समझ में नहीं आता है। लेकिन रनिंग में हमको समझ में आता है, कोई भी कंपोनेंट टूटा है, डिस्प्लेस हो रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमको वो समझ में आता है। तो पहला चेक पॉइंट वही होता है। तो इस चेक पॉइंट पे पहले मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोकता हूँ। तो ये जब गाड़ी चल रही होती है तो ऐसे क्या तरीके से आप चेक करते हैं? आवाज़ तो मैं समझ में आ गया, क्या कोई उपकरण भी होते हैं, कोई चीज़ें भी, कोई इक्विपमेंट और कोई मशीन भी होती है जिससे हम चलती गाड़ी को चेक कर पाते हैं चीज़ें? आजकल कई इक्विपमेंट लग गए हैं रनिंग में भी। जैसे हम लोग जो व्हील का इम्पैक्ट ले सकते हैं, रनिंग ट्रेन का कोई वाइब्रेशन है वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा बियरिंग का टेम्परेचर रनिंग में भी ले सकते हैं। अच्छा, दूर से ही टेम्परेचर, मतलब थर्मोमीटर लगाने की आवश्यकता लगाए नहीं है? बिना ही ट्रैक के ऊपर लगा दिए गए हैं, उनसे भी हमको रिपोर्ट आती है। रनिंग का रिपोर्ट वहाँ से भी आता है। उसके अलावा कोच के ऊपर भी आजकल इक्विपमेंट लगाए जा रहे हैं जो कि कोच का वाइब्रेशन, व्हील का वाइब्रेशन को मॉनिटर करते हैं। उसमें बियरिंग या व्हील में कोई भी वाइब्रेशन होता है उसके थ्रू भी हम लोग को अलर्ट मिलता है। यदि कोई ज़्यादा वाइब्रेशन है तो पैसेंजर की सेफ्टी के हिसाब से इन सब चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। जैसे ही ट्रेन स्टेबल होती है तो सारे बियरिंग्स का टेम्परेचर लिया जाता है इंफ्रारेड थर्मामीटर से। इंफ्रारेड थर्मामीटर से, मतलब दूर से ही मतलब 1 मीटर की डिस्टेंस से हम लोग उस टेम्परेचर को ले सकते हैं। वाह। आज के टाइम में सब इक्विपमेंट आ गए तो इंफ्रारेड थर्मामीटर से चेक किया जाता है उसको। और उसका जो लिमिट्स के यदि ऊपर है तो कोच को विड्रॉ करना पड़ता है बियरिंग चेंज करने के लिए। मतलब कोच को आप काट के फिर दूसरा कोच को लगाते हैं उसको। यदि बियरिंग में प्रॉब्लम है तो कोच को रैक से अलग कर दिया जाता है। उसका दूसरा जो फिट कोच है, मतलब पूरी की पूरी ट्रेन, तो उससे इसको एक कोच को निकाल लिया जाता है मेंटेनेंस के दौरान, और दूसरा कोच जो फिट है उसको इसकी जगह लगा दिया जाता है। इसके बाद इसका जो ब्रेक सिस्टम रहता है, प्लेटफॉर्म पर जैसे आती है लोको डिटैच होता है, सारे कोचेस में ब्रेक लग जाते हैं। ब्रेक लगने के बाद उसका ब्रेक सिस्टम, अच्छा, तो जैसे ही अगर इंजन हमने काट दिया तो अपने आप सारे डब्बों में ब्रेक लग जाएगी, वो हिलेगी नहीं? यस सर, हिलेगी नहीं, गाड़ी स्टेबल हो जाएगी। इसके बाद सारे कोचेस में ब्रेक लग जाएंगे। ब्रेक लगने के बाद उसमें एक सिस्टम रहता है, जैसे हम दूसरा लोको लगाना होता है हमको, जैसे रैक को पुल करना है प्लेटफॉर्म से यार्ड के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो एक बार जब यात्री सब उतर गए फिर आपको उस ट्रेन को खींच के अपने कोचिंग डिपो लेके जाना है। कोचिंग डिपो में मेंटेनेंस साइडिंग्स जो हैं वहाँ पे ले जाना होता है। मेंटेनेंस साइडिंग में जाने के लिए लोको अटैच करना होता है। उसके पहले सारे कोच के ब्रेक सिस्टम को रिलीज़ करना होता है जो ब्रेक अप्लाई हो गए हैं। अदरवाइज दूसरा लोको आया, उससे प्रेशर डिफरेंस होता है तो कभी कभी ब्रेक्स रिलीज़ नहीं होते अपने आप से, तो इसलिए उसको सब मैनुअली रिलीज़ करने होते हैं। मैनुअली रिलीज़ करने के लिए प्लेटफॉर्म पे स्टाफ डिप्लॉय किया जाता है। प्लेटफॉर्म से ये एक्टिविटी पूरी हो जाती है तो रैक को पुल करके मेंटेनेंस साइडिंग में ले जाके प्लेस किया जाता है। और मेंटेनेंस खाली ट्रेन को पूरी खाली ट्रेन का पूरा रैक फॉर्मेशन में ले जाके प्लेस किया जाता है। और वहाँ हर एक ट्रेन का सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें हैं 6 घंटे के अंदर पूरा ट्रेन का मेंटेनेंस किया जाता है। सारे जो भी 6 आवर्स के मेंटेनेंस में जितने भी ब्रेक सिस्टम है, व्हील्स हैं, चक्के हैं, स्प्रिंग्स हैं, अंडर गियर है, बोगी है, सारे कंपोनेंट्स जो सेफ्टी से रिलेटेड हैं जिससे पैसेंजर्स को कंफर्टेबल सेफ जर्नी मिले वो किया जाता है। सारे पैरामीटर्स चेक करते हैं। हाँ जी। उसमें जो है एक ट्रेन को चेक करने के लिए 10 से 12 स्टाफ को लगाया जाता है जो कि ट्रेन के नीचे भी जाते हैं, साइड से भी चेक करते हैं, दोनों साइडों से चेक करते हैं। उसके बाद ब्रेक सिस्टम को अलग से कंप्रेसर लगा हुआ है यार्ड में, वहाँ से कंप्रेसर से प्रेशर देके वापस पूरा ब्रेक सिस्टम चेक किया जाता है। ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो भी ट्रेन के नीचे लगा हुआ है उसको थॉरोली चेक किया जाता है एवरी मेंटेनेंस में। और ये सारा का सारा पूरे ट्रेन का कार्य आप 6 घंटे के अंदर करना होता है। मतलब 20 या 22 या 24 डब्बे की अगर ट्रेन है तो वो 6 घंटे के अंदर पूरा चेक करना होता है। इसमें बहुत सारे जैसे इंपॉर्टेंट चीज़ें, कपलिंग्स है, कोच को जो एक दूसरे से कपल करते हैं, कपलर्स रहते हैं। उसके अलावा चक्के हैं जो जिस पर ट्रेन चलती है, बोगीज़ हैं, बोगीज़ में सारा असेंबल रहता है, जो कोच के नीचे जो लगा रहता है उसको बोगी बोलते हैं। उसमें ही सारा चीज़ असेंबल करती है जिससे ट्रेन मूव करती है। उसमें बोगी है तो बोगी में व्हील्स हैं, स्प्रिंग्स हैं, डैम्पिंग सिस्टम है जिससे पैसेंजर्स को अच्छा
कंफर्ट मिले, राइडिंग झटके कंफर्ट नहीं मिले, झटके ना लगें। उसके अलावा कोच का अंडर फ्रेम भी रहता है, उसमें भी करोजन होता है या क्रैक हो रहा है, कुछ चीज़ें हैं तो सब चीज़ों को चेक करना होता है मेन। इसके अलावा जो है ब्रेक सिस्टम है, हर एक कोच का ब्रेक सिस्टम एवरी ट्रिप मतलब जर्नी कंप्लीट होने के बाद चेक किया जाता है कि कोच में प्रॉपरली ब्रेक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। यदि कोई डिफेक्ट मिलता है तो उसको हम लोग रिपेयर करते हैं, नहीं हो सकता है तो कोच को चेंज कर देते हैं, दूसरा फिट कोच लगाते हैं। पर कोई सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता है। 6 घंटे का टाइम रहता है, उसमें स्टाफ भी जो है 10 से 12 स्टाफ लगाना होता है, इसलिए कि पूरा मेंटेनेंस अच्छे से थारोली एग्जामिन कर सकें। इसके अलावा यदि कोई ऐसा डिफेक्ट रहता है, जैसे व्हील में कोई बड़ा डिफेक्ट आ गया, व्हील डिफेक्ट से रनिंग के कारण जब ट्रैक पे ट्रेन चलती है तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, तब रबिंग होती है, और वो भी 130 किलोमीटर 130 किलोमीटर से। जो कंपोनेंट में भी घिसाव होता है, वियर टियर होता है, उसके कारण से कई डिफेक्ट्स उसमें आते हैं। उसमें भी एक लिमिट फिक्स की गई है, उसमें हम लोग को हर ट्रिप में वो चेक करना होता है कि लिमिट से बाहर तो नहीं जा रहा कोई डायमेंशन। यदि कोई डायमेंशन बाहर जा रहा होता है तो हमको व्हील चेंज करना होता है, तो कोच को वहाँ से विड्रॉ करते हैं। स्प्रिंग्स हैं, स्प्रिंग्स में विड्रॉ मतलब कोच को वही आप काट कोच के को हटा निकाल लेते के दूसरा कोच लगाते हैं। हमारे पास हर एक रैक के साथ में कोई भी रैक है 15% 11% स्पेयर रहता है एक्चुअली। मतलब एक्स्ट्रा डब्बे हमारे पास रहते हैं। 11% हमारे पास जो भी जितना होल्डिंग है, मतलब कोच का जितने भी हमारे डिपो में कोचेस हैं या किसी रैक के लिए जो भी कोचेस हैं, उसमें से 11% कोचेस स्पेयर रहते हैं इन सब शेड्यूल्स करने के लिए। और जो भी अनशेड्यूल्ड रिपेयर हैं, जो कि बीच बीच में जैसे स्प्रिंग ब्रोकन हो गई या व्हील डिफेक्ट आ गया, कुछ भी फेलियर हो गया, कुछ भी फेल होगा तो अनसेफ कोच को हम सर्विस में नहीं डाल सकते हैं, कोच को निकाल कर और स्पेयर में जो कोच रखा है उसको लगा देते हैं। जी। रुपेश जी, भारतीय रेल हम सब देख पा रहे हैं कि कैसे ट्रांसफॉर्मेशन के स्टेज से गुजर रहा है। कितनी सारी नई नई चीज़ें हो रही हैं जिस पे हम आगे चर्चा भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले आते हैं कि याद है हमें कि जब LHB कोचेज़ आए थे, LHB रेक्स आए थे, तो लगता था कि इससे मॉडर्न कोई चीज़ हो नहीं सकती। अब उसके बाद वंदे भारत की रेक्स आ गई, वंदे भारत की ट्रेन्स आ गई, जिन्होंने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है कि पैसेंजर्स कैसे ट्रैवल करते हैं, कितनी कंफर्ट में और कितनी स्पीड से ट्रैवल कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी हमें शेयर कर पाएँ कि कैसे LHB का रेक किस प्रकार से खास था, वंदे भारत का रेक कैसे खास है, और कैसे पश्चिम रेलवे में आप एज ए CNW के इंजीनियर, जो कैरेज एंड वर्क्स के मेंटेनेंस के जो इंजीनियर हैं आप, कैसे आप इन सभी एक्सपेरिमेंट्स और इन सभी इनिशिएटिव्स में सबसे आगे, सबसे पहले आपने इन सब चीज़ों को देखा और इसके बाद बाकी लोगों को भी और बाकी रेलवे के स्टाफ और वर्कशॉप्स को आपने इन सब चीज़ों के बारे में सिखाया। अगर एक बार हमें बता पाएँ। सर एक्चुअली जो 2003 में LHB कोच का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था RCF में, ये जो है जर्मनी का टेक्नोलॉजी है, लिंक हॉफमैन बुश करके जो कंपनी थी वहाँ से जो है इंपोर्ट किया था। इंडिया में जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुआ था और फर्स्ट टाइम जो है RCF ने इसको मैन्युफैक्चर किया था। RCF मतलब रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो कि पंजाब में है। और जो है रेलवे की 3 फैक्ट्रियाँ हैं, उनमें से एक है जो कोच का जो मैन्युफैक्चरिंग करती है। सबसे पहले जो कोच मैन्युफैक्चरिंग LHB का स्टार्ट हुआ था वो कपूरथला, RCF कपूरथला से स्टार्ट हुआ था। और जो इंडियन रेलवे में जो जर्मनी टेक्नोलॉजी का जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, वो फर्स्ट जो रैक मैन्युफैक्चर होकर आए थे वो मुंबई सेंट्रल डिपो को ही आए थे। मुंबई सेंट्रल डिपो को ही चुना गया था उसके लिए कि जो है यहाँ से इंट्रोड्यूस करेंगे। और 15 दिसंबर 2003 में ये LHB के कोचेस को राजधानी में इंट्रोड्यूस किया था। दूसरे रेलवेज़ को, दूसरे डिपोज़ को, इवन वेस्टर्न रेलवे के दूसरे डिपोज़ को भी पता नहीं था कि LHB का कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, क्या करना है। हमको भी इवन पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे ही हम उसमें इन्वॉल्व हुए, इन्वॉल्व होने के बाद धीरे धीरे जो है काम करना स्टार्ट किया। नया नया टेक्नोलॉजी था, नया टेक्नोलॉजी में हमने भी काफ़ी चीज़ें सीखी, कुछ प्रैक्टिकल फेलुअर्स के उससे सीखी। फेलुअर आने के बाद उसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए उसके हिसाब से सीखी। पहले तो रैक्स बहुत स्टेबल नहीं थे, नया टेक्नोलॉजी था, कुछ प्रॉब्लम्स भी थी। हम लोग ने डिपोज में काफ़ी इनपुट डाले। बाकी जो नया बाद में जो नए कोचेस आए उनमें सब अडेप्ट होके आए तो थोड़ा स्टेबल हो गया, अच्छा हो गया। अब जो वंदे भारत आई है और जो इसने पूरे रेलवे ट्रैवल एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म किया है भारत में, इसके बारे में बता पाएँ अगर कि LHB से अब ये क्यों बेहतर है और क्या खास है वंदे भारत ट्रेन से। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें इम्प्रूव करके लगाई गई हैं। डोर्स हैं, जैसे ऑटोमेटिक प्लग डोर्स लगा दिए गए हैं, वेस्टिबल कवर वेस्टिबल लगा दिया गया है, रिवॉल्विंग सीट्स हैं पैसेंजर्स की सुविधा के लिए। उसके अलावा टॉयलेट सिस्टम में बायो वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम लगाया हुआ है
जो कि मतलब आपको एक एरोप्लेन का ही फीलिंग देगा। टॉयलेट्स में भी एमिनिटी इम्प्रूव कर दी गई हैं। बिल्कुल। और इन वंदे भारत ट्रेन्स का भी मेंटेनेंस में और इस ट्रेन को चलाने में आपका जो डिपो है वो सबसे आगे रहा है। यस सर। तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब वंदे भारत जैसा मॉडर्न और टेक्नोलॉजिकली इवॉल्व्ड ट्रेन्स का मेंटेनेंस जब आपको करना पड़ता है? सर सबसे पहले तो जैसे ही वंदे भारत का अनाउंस हुआ कि बॉम्बे सेंट्रल से स्टार्ट होगी, तो हमारे यहाँ भी एक्सपीरियंस नहीं था लोगों को, फिर भी कुछ ट्रेनिंग किया हुआ था हम लोगों ने। लेकिन जैसे ही अनाउंस हुआ कि बॉम्बे सेंट्रल से स्टार्ट होगी, पहले जो है गांधीधाम से स्टार्ट होने वाली थी, प्राइमरी मेंटेनेंस वहाँ होने वाला था। जो भी हमारे पास स्टाफ थे जो थोड़ा ट्रेनिंग किए थे और जो भी बेस्ट टीम था उसको तैयार करके जो है हमने ट्रेन मेंटेनेंस स्टार्ट किया। हम लोगों ने जो है हमारे पुराने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में है उसको उसी में मेंटेन किया और बहुत अच्छे से मेंटेन किया। बिल्कुल। अभी तो डिमांड पे डिमांड आए जा रहे हैं कि और वंदे भारत चलाएं। हाँ सर, अभी हमारा जैसे मई से जो है पहले हमारा 16 का लोड चलता था, 16 कोचेस का रैक चलता था जी। अभी वो 20 कोच का रैक कर दिया डिमांड के कारण से। जो मुंबई सेंट्रल से अहमदाबाद की जो गांधीनगर की जो ट्रेन चलती है उसको हमने अभी तक 20 कोच का कर दिया है, 16 डब्बे से 20 डब्बे कर दिए जी। और अभी तक मतलब 2 साल से हम लोग मेंटेनेंस कर रहे हैं। अच्छा, कोई मेजर फेलुअर नहीं आया अभी तक जी। कोई भी मतलब ट्रेन ऐसा रास्ते में बहुत ज़्यादा कोई डिटेंशन नहीं हुआ, कोई अनयूजुअल नहीं हुआ है, अच्छे से सक्सेसफुली मेंटेन कर रहे हैं उसको हम। बिल्कुल। और ये तो जब मैं यात्रियों से बात करता हूँ तो एक तरह से शान की बात मानी जाती है कि हम वंदे भारत में सफ़र करके आ रहे हैं। मैं सोच रहा था कई बार ऐसा होता है कि आपने बोला कि एक ट्रेन को मेंटेन करने के लिए आपको 6 घंटे का वक्त चाहिए। मान लीजिए कोई ट्रेन लेट पहुँची तो फिर शायद मेंटेनेंस के लिए आपके पास टाइम कम मिले क्योंकि उसको वापस सही टाइम पे ही निकलना है। तो ऐसी परिस्थितियों को आप किस प्रकार से टैकल करते हैं? जनरली सर जो सेफ्टी है उससे पैसेंजर को मतलब जो सुविधाजनक यात्रा, आरामदायक और सेफ जर्नी प्रोवाइड करना है, उसके लिए हम लोग कभी मेंटेनेंस टाइम में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। हमारा प्रशासन भी कभी इसके लिए हमको कभी फोर्स नहीं करता है कि आप जल्दी ट्रेन मेंटेनेंस करके दीजिए। सबका एक ही मोटो रहता है, रेलवे का एक ही मोटो रहता है कि पैसेंजर्स को सेफ जर्नी मिले, रास्ते में कोई जो है अनयूजुअल ना हो, पैसेंजर्स जो है आरामदायक यात्रा अपनी पूरा कर सके सेफ्टी के साथ में। तो मोस्टली ऐसा कभी होता नहीं है कि हमको जो है 6 घंटे का मेंटेनेंस टाइम ना दिया जाए। यदि ट्रेन लेट आती है तो रीशेड्यूल किया जाता है उसको, और सारे काम हम लोग करने के बाद ही ट्रेन को छोड़ते हैं। पैसेंजर सेफ्टी जो है वो अपना मोटो है और उनको ही प्रायोरिटी देना है, भले ही हमें दिन में काम करना पड़े, रात में काम करना पड़े, 24 घंटे काम करना। हमारे यहाँ 365 डेज 24/7 काम चलता है डिपोज में, क्योंकि हर शिफ्ट में ट्रेन मेंटेनेंस होती है। जैसे नाइट शिफ्ट में वंदे भारत है, शताब्दी है, डे शिफ्ट में राजधानी है, और भी बहुत सारे ट्रेन हर डिपो में ऐसा ही रहता है। जनरली मतलब तीनों शिफ्ट में काम चलता है। और हम लोग को मतलब फेस्टिवल हो या वेकेशन हो, कोई भी सीजन रहे, ट्रेन का मेंटेनेंस होकर रोज़ जाना है। इवन वेकेशन पीरियड में ज़्यादा प्रेशर रहता है। वही कह रहा हूँ कि वेकेशन पीरियड में जहाँ बाकी पैसेंजर्स और बाकी जनता अपना छुट्टियाँ मनाती हैं, अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करती हैं, हमारे जो लोग हैं उनको तो और ज़्यादा काम करना पड़ता है। इवन हम लोग जो है अपना फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाते हैं, फंक्शंस अटेंड नहीं कर पाते। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब नहीं जा पाते, ऐसा हो जाता है। कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखते हैं? सर अब ये जो है हमको भी चैलेंज पसंद है, इतने साल से मेंटेनेंस कर रहे हैं सर, और देश की सेवा है सर, रेल सेवा देश की सेवा है। कितना पब्लिक को ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, इसमें जो है सारे मतलब हम इसी में खुश रहते हैं कि इतना पब्लिक जो है हमारे ट्रेन के द्वारा ट्रेवल करके सेफली हम उनको भेज पा रहे हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन। रेलवे का मेन मोटो ही ट्रेन चलाना है सर, तो हम जो है इसी में एंजॉय करते हैं सर। क्या बात है, कितना इंस्पायरिंग बात बोली आपने। रुपेश जी, जब आप मेंटेनेंस का कार्य करते हैं, एक दिन में आपका डिपो कितने लिनन प्रोवाइड करता है? सर हमारे डिपो में मतलब 19 टन मतलब 19,000 बेड रोल्स पर डे प्रोवाइड करते हैं। और अगर हम बेड रोल की बात जब कर रहे हैं तो 2 चद्दर है, एक तकिया कवर है, एक बेडशीट मतलब एक टॉवल है, छोटा टॉवल है। हाँ, इतने ये एक सेट हम एक पैसेंजर को देते हैं। पैसेंजर्स को और देते हैं। ऐसे आप जो है पूरा 19,000 पर डे प्रोवाइड कर रहे हैं सर। 19,000 पैसेंजर्स के लिए ये आप प्रोवाइड करते हैं। मुंबई सेंट्रल डिपो अकेला, केवल मुंबई सेंट्रल डिपो से। और अगर पश्चिम रेलवे की बात करें तो डेली वो 1 लाख तकरीबन सर 1 लाख के आसपास बेड रोल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि और भी वेस्टर्न रेलवे में बहुत सारे डिपोज हैं
रुपेश जी, जब हम पैसेंजर एमिनिटी की बात करते हैं अपने कोचेज़ में, तो इन द रिसेंट ईयर्स जो एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी वो है अपनी बायो टॉयलेट। ऐसा क्यों खास है बायो टॉयलेट? तो अभी कोई भी वेस्ट जो है ट्रैक पर गिरता नहीं है। बायो टॉयलेट लगाने से बायो टैंक हर एक कोच में लगा दिया गया है, तो कोई भी वेस्ट जो है गिरता नहीं है, ट्रैक और स्टेशन गंदा नहीं होता है। साथ में क्लीनिंग भी नहीं करनी पड़ती, ट्रैक प्लेटफॉर्म वगैरह की गंदगी स्मेल भी नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें मतलब उससे इम्प्रूव हुआ है। उसमें मेंटेनेंस करने के लिए हम लोग को करना पड़ता है, बैक्टीरिया टॉपअप करना पड़ता है, एवरी मंथ जो है चैम्बर खोल के क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि पैसेंजर्स कभी कोई पैसेंजर्स उसमें बॉटल फेंक देते हैं। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे उन पैसेंजर्स को? पैसेंजर्स को यही मैसेज देना चाहूँगा कि रेलवे के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए आप लोग का सहयोग का बहुत ज़रूरत है, और इसको मेंटेन करने के लिए आप लोग भी सहयोग करें। इसमें कुछ भी ना डालें, हर टॉयलेट में डस्टबिन लगी हुई है, जो भी गार्बेज निकलता है वो आप टॉयलेट के अंदर डस्टबिन के अंदर डालें, जिससे ये सिस्टम अच्छा चल सके, फाउल फ्री रहे, कोई फाउल स्मेल ना आए, बेटर मेंटेन हो सके। मेरा मतलब पैसेंजर्स को यही संदेश है। सही बात है। जब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एयरपोर्ट टाइप की फैसिलिटी हमें रेलवे स्टेशन पर चाहिए, तो उसमें हमारे भी कितनी जिम्मेदारी रहती है एज ए पैसेंजर कि हमें भी उन जिम्मेदारियों का निर्वाह करना चाहिए। सर बिल्कुल आपने सही बात कही। रुपेश जी, अंत में मैं चाहूँगा, आप इतने सालों से रेल को सेवाएं दे रहे हैं, मेंटेनेंस का इतना क्रिटिकल एस्पेक्ट है, उसको आप देख रहे हैं इतने सालों से, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे यात्रियों को आप? सर, मैं एक्चुअली यात्रियों से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि जो भी कोच में या जो भी एमिनिटीज़ लगी हुई हैं उनको व्यवस्थित तरीके से यूज़ करें, उसको जो है कोई डैमेज ना करें, और जो है हम रेलवे में जो है बेहतर सुविधा देने के लिए काम कर रहे हैं। आप लोग के सहयोग से ही हम अच्छा उसको और मेंटेन कर सकते हैं। साथ में जो भी सफाई से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कोचों में डस्टबिन्स लगी हुई हैं, कोचों में हर जगह पे जो है कलेक्ट करने के लिए भी गार्बेज कलेक्ट करने के लिए आता है, तो आप जो है उसको व्यवस्थित जगह पे डस्टबिन में प्रोवाइड डालें, और जो कलेक्ट करने आ रहा है उसको दें। इधर उधर फेंकने से रोडेंट और इंसेक्ट्स भी बढ़ते हैं। कोचेज़ में सीट के नीचे कहीं डाल दिया, डस्टबिन में नहीं डाला। और दूसरा चीज़, स्मोकिंग जो है रेलवे में आज भी मतलब देखा गया है, स्मोकिंग एक्चुअली स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। रेलवे में स्मोकिंग नहीं करना टॉयलेट में, क्योंकि कभी भी आग लग सकती है, कहीं लोग छोड़ देते हैं, कई केसेस ऐसे हुए हैं। तो यात्रियों से एक बड़ा अनुरोध यही है कि रेलवे के कोचेस में स्मोकिंग ना करें, और रेलवे की बेहतर सेवा के लिए हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। रुपेश जी, आप हमारे इस एपिसोड में आए और हमारा इतना ज्ञानवर्धन किया। आपने हमें और हमारे इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमारे पैसेंजर्स और हमारे यात्रियों और हमारे जो जनता है उन सब को ये बताया कि कैसे रेलवे में मेंटेनेंस का काम होता है। इन सब चीज़ों को बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश जी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। तो मित्रों, आशा है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई सवाल हो या कोई कमेंट हो, कृपया हमारे कमेंट सेक्शन में जाके हमें बताएं। पश्चिम रेलवे के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जितने भी हैंडल हैं, काइंडली उसको सब्सक्राइब करें और हमारे इस एपिसोड को लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही एक एपिसोड के साथ अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।